हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी जो क्लास 12th है फिजिक्स है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ये यूनिट है इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, EMI एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पर जो हरियाणा बोर्ड के अंदर HBSC के अंदर यानी हरियाणा बोर्ड के अंदर जितने आपके प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं इस यूनिट से रिलेटेड 1 मार्क्स के, वो हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैं 3 यूनिट के अपलोड कर चुका हूँ, तो आप हमारे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं शुरू। और जो विजिटर्स पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। कर सकते हैं नहीं, करना है, क्योंकि आपके बहुत काम का चैनल है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट व्हेन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर इज। तो कहता है कि जब हम अल्टरनेटिंग करंट को किसी इंडक्टर से जोड़ते हैं तो उसमें फेज डिफरेंस कितना आता है। इंडक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो कहता है कि इस इंडक्टर को अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया, तो कहता है फेज डिफरेंस कितना आएगा। तो इसमें आंसर आएगा 90 डिग्री। कितना फेज डिफरेंस होएगा, 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर 90 डिग्री। हरियाणा बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, द पावर फैक्टर फॉर अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज। पावर फैक्टर पूछा है, किसके लिए पूछा है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। देखिए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर होता है 0। कितना होता है, 0, ठीक है ना। क्यों होता है 0, पावर फैक्टर है एक्चुअली है क्या, पावर फैक्टर को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं cos फाई से, ठीक है ना। तो जो फेज डिफरेंस होता है ना कैपेसिटर के अंदर, वो कितना होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। तो इसलिए इसमें क्या आंसर आ जाएगा इसका, 0। पावर फैक्टर जो है ना प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए 0 हो जाएगा। अगला देखिए, कहता है पावर फैक्टर फॉर अ प्योरली इंडक्टिव AC सर्किट इज। अब प्योरली इंडक्टिव AC सर्किट की बात कर रहे हैं, पावर फैक्टर कितना होगा। अगेन यहाँ पर सेम आंसर आ जाएगा, cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टर में फाई की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसके अंदर भी पावर फैक्टर की वैल्यू आ जाती है 0। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भाई, हरियाणा बोर्ड 2018 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो भाई, इसमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो इसको सीरियसली लेना है, मजाक में नहीं लेना है। द वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ रजिस्टर इज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। द RMS वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज इज। देखिए इसमें आपको इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन क्या है मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। V इज इक्वल टू V नॉट यहाँ पर है ये, ठीक है ना, पीक वैल्यू है इसका मतलब साइन, ठीक है ना, ओमेगा टी। तो कहता है आपको RMS वैल्यू बतानी है। तो RMS वैल्यू का रिजल्ट क्या होगा, V नॉट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है ना। ये जो रिजल्ट है ये RMS वैल्यू का रिजल्ट होगा, V नॉट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। आगे देखिएगा भाई, an alternating current source is connected to a capacitor. The phase difference between applied voltage and the current flowing through it is। कहता है अल्टरनेटिंग सोर्स है, हमने कैपेसिटर से जोड़ दिया, तो कहता है इसमें वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। ये कैपेसिटर से आपने इसको कनेक्ट कर दिया, तो इसमें आपको बताना है कि वोल्टेज वर्सेज करंट में जो डिफरेंस होएगा कितना होएगा, वो 90 डिग्री होएगा। कितना होएगा, 90 डिग्री होगा। इंडक्टर में भी 90 होता है, कैपेसिटर में भी 90 होता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं भाई, छठा क्वेश्चन, द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय द रिलेशन। हरियाणा बोर्ड 2018। तो कहता है जो RMS वैल्यू है ना अल्टरनेटिंग करंट की, वो किस रिलेशन से दी जाती है। तो IRMS इज इक्वल टू, जैसे जो वोल्टेज का किया था वही करना है, I नोट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है ना। इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, RMS वैल्यू देंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, द हरियाणा बोर्ड 2018 क्वेश्चन है अगेन, द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट। रिपीट हो गया, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहा, पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 0। अगला देखिए भाई, द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आर। सेल्फ इंडक्टेंस के डायमेंशन पूछे हैं। तो देखिए इसमें अगर डायमेंशन याद नहीं है आपको, तो याद तो रहेंगे नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, EMF बराबर होता है LdI/dt, ठीक है ना। यहाँ से सोल्व करेंगे इसको हम। तो यहाँ पे इंडक्टेंस क्या है, ये इसके डायमेंशन पूछे हैं। तो L को आप एक साइड रख लीजिएगा, बाकी आप लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा, L इक्वल टू EMF dt/di, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब EMF के याद है तो ठीक है, नहीं है तो कैसे करेंगे, W/ चार्ज कर लो। EMF किसके इक्वल होता है, W/ चार्ज के इक्वल होता है। तो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से देखते हैं कितना आएगा। तो इसमें देखिए L आ जाएगा, W यानी वर्क डन, वर्क डन का क्या होता है M1 L2 T-2, ठीक है ना। चार्ज का क्या हो जाएगा, चार्ज का एम्पियर इंटू टाइम भाई, क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू टाइम, ठीक है ना। तो ये वर्क डन का हो गया। ऊपर क्या था, यहाँ पर टाइम था, टाइम के लिए टी लिख देंगे, नीचे क्या था, करंट था, करंट के लिए एम्पियर लिख देंगे। सोल्व कर दो इसको। तो यहाँ से टाइम का डायमेंशन से टाइम का डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचा M1 L2 T-2 और A-2, ठीक है ना, A- का 2। तो ये जो है आपका,
ये क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला है किसका, सेल्फ इंडक्टेंस का, M1 L2 T-2 A-2। ठीक है ना, दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है, दोबारा लिख देता हूँ M1, ठीक है, L2 T-2 T-2 A-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला है भाई। फेज डिफरेंस बिटवीन द voltage drop across R and C in a series LCR circuit connected to an alternating current sources। कहता है कि वोल्टेज ड्रॉप और करंट में द फेज डिफरेंस पूछा है, जब हम R और C को है ना LCR सर्किट में जोड़ते तो कहता है R और C के बीच में फेज डिफरेंस कितना होएगा, ये आपको बताना है LCR सर्किट के अंदर। तो कितना होएगा, 0 होएगा, 90 डिग्री होगा, 180 होगा, कितना होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है ना, आर और सी के बीच में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाएगा। पावर डिसिपेटेड, यहाँ डिसिलेटेड लिख दिया, ये मिसप्रिंट हो गया मुझसे, तो माफी चाहूंगा इसके लिए। द पावर डिसिपेटेड इन सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस इज, कहता कितनी पावर डिसिपेटेड होगी एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस के दौरान, तो वो हो जाएगा आपका इसमें आई स्क्वेयर आर। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वेयर आर, इतनी पावर डिसिपेटेड होती है एलसीआर सर्किट में। अब देखिए, द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन करंट चेंज इन इट इज गिवन बाय द रिलेशन। तो कहता है सेल्फ इंड्यूस्ड का जो इसमें कहता है रिलेशन, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कॉइल में जब करंट चेंज होता है तो किस रिलेशन से दिया जाता है, तो ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी आई अपॉन डी टी। ठीक है ना, यहाँ पर एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, डी आई का मतलब करंट चेंज हो रहा है, डी टी का मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है, पे ना टाइम भी चेंज हो रहा है। माइनस का साइन मतलब ये ईएमएफ है ना, इसका अपोज कर रहा है चेंज का। ठीक है ना, ये माइनस का साइन इसलिए है यहाँ पर। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11 हरियाणा बोर्ड 2012 के अंदर ये आया था। द पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट विद अल्टरनेटिंग करंट सोर्स इज गिवन बाय। तो अगेन ये कहता है पावर पूछी है इसके अंदर एलसीआर सर्किट के अंदर एसी सोर्स के। ठीक है ना, तो किस रिलेशन से हम देंगे उसको, तो यहाँ पर सीरीज के अंदर पावर को वी आई कोस फाई, ठीक है ना, वी आई कोस फाई, फाई क्या है, फेज डिफरेंस, फाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, फेज डिफरेंस है। जैसे मान लो रजिस्टर अगर है, अकेला रजिस्टर है तो फेज 0 हो जाएगा, और कैपेसिटर और इंडक्टर है तो 90 हो जाएगा, तो उस केस में पावर की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, अगर रजिस्टर है तो 0 नहीं आएगी। अगला देखिएगा भाई, द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कहता है आरएमएस वैल्यू दे दी 5 एम्पियर। ठीक है ना, तो आई आरएमएस की वैल्यू दे दी 5 एम्पियर, तो कहता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आई आरएमएस का रिजल्ट क्या होता है, आई आरएमएस का रिजल्ट होता है आई नोट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो पीक पूछिए, पीक का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो यानी 5 को मैं गुणा कर देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, तो ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है ना, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगला कहता है देखिए, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय विच लॉ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड 2009 में आ चुका है ये। कहता है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसकी डायरेक्शन किस लॉ से दी जाएगी। इसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको, फ्लेमिंग्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, लेंज लॉ, लॉरेंट्ज लॉ। तो इसमें आंसर आ जाएगा लेंज लॉ। ठीक है ना, लेंज लॉ से हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ के, तो करेक्ट आंसर इज लेंज लॉ। अगला कहता है पावर डिसिपेटेड इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, हरियाणा बोर्ड 2011, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। प्योर कैपेसिटिव की पूछे, कितनी पावर डिसिपेट होगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0। द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल एंड आर इन एल सी आर सर्किट कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग सोर्स इज गिवन बाय। तो फेज डिफरेंस पूछा है, किस किस के बीच में पूछा है, एल एंड सी के बीच में। ठीक है ना, तो कितना होना चाहिए, एल एंड सी की बात कर रहा है ये, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना होएगा। अगर आर और सी पूछता ना, आर और सी तो 90 डिग्री हो जाता। ठीक है, और एल और आर पूछता तो भी 90 हो जाता, बट यहाँ पूछा क्या है, बट दे क्या रखा है, सी एंड एल दे रखा है। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना होएगा, 180 का। कितना हो जाएगा, 180 का। तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना होता है, 180 डिग्री का। आगे बढ़ते हुए, डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आर, कहता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के डायमेंशन बताने। सेम वही है जो इंडक्टेंस के हमने किए थे सेल्फ के, M1। ठीक है, यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ मैं, तो जो सेल्फ इंडक्टेंस के थे सेम आएंगे भाई, M1 L2 T-2 A-2। ठीक है ना, तो जो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपका सेल्फ इंडक्टेंस के लिए था वो सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। यूनिट भी सेम रहती है दोनों की यूनिट हेनरी होती है, हेनरी में मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 2009 का क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन। इन एन एसी सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 60 डिग्री द करंट कंटेन। कहता है एसी सर्किट है जिसमें करंट है ना 60 डिग्री वोल्टेज से पीछे चल रहा है, तो कहता है कि इस सर्किट के अंदर क्या क्या है। देखिए अगर इस सर्किट के अंदर सिर्फ रजिस्टर होता तो इनमें फेज डिफरेंस 0 होता, मीन्स दोनों साथ साथ चलते। अगर कैपेसिटर होता अकेला तो 90 डिग्री का होता है ना फेज डिफरेंस, और अगर अकेला इंडक्टर होता इस सर्किट में तो भी कितने का होता, तो भी 90 का होता।
बट यहाँ पर इसने 60 डिग्री दिया है, ठीक है ना, 60 डिग्री दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर इस सर्किट में कैपेसिटर भी है और इस सर्किट के अंदर इंडक्टर भी है, इस सर्किट में इंडक्टर भी है, दोनों ही है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, कंटेन्स है कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ठीक है ना। तो इस सर्किट के अंदर दोनों ही है भाई, ठीक है ना, कैपेसिटर भी है और इंडक्टर भी है। उसके बाद देखिएगा, द स्क्वेयर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस हैज द डायमेंशन। कहता है अगर आप स्क्वेयर रूट ले लेते हैं किसका, प्रोडक्ट किसका, इंडक्टेंस का और कैपेसिटेंस का, तो डायमेंशन किसके देगा वो, तो यानी स्क्वेयर रूट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो ये किसके डायमेंशन देगा, ये पूछ रहा है। तो ये डायमेंशन देगा भाई टाइम के, किसके डायमेंशन देगा, ये टाइम के डायमेंशन आपको इससे मिलेंगे, ठीक है ना। तो टाइम के डायमेंशन इससे आपको मिलेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कैपेसिटेंस का, जैसे वेरीफाई करवा देता हूँ मैं, एल का मैंने निकाल दिया था, कैपेसिटेंस का देख लेते हैं। तो कैपेसिटेंस किसके इक्वल होता है, चार्ज डिवाइड बाय वोल्टेज, ठीक है ना। चार्ज को हम मेजर करते हैं किसके अंदर, एम्पियर इनटू टाइम में। वोल्टेज को हम किस में मेजर करेंगे, वोल्टेज को M1, ठीक है ना, यहाँ पे अलग से निकाल देता हूँ वोल्टेज का, M1 यानी वर्क डन अपॉन चार्ज होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, दोबारा देखिए वोल्टेज का अलग से निकालूंगा अभी मैं, तो यहाँ पर वोल्टेज का निकाल देता हूँ, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है ना, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन का क्या होएगा, M1 L2 T-2, चार्ज का एम्पियर इंटू टाइम, ठीक है ना, एम्पियर इंटू टाइम, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें हो जाएगा आपका M1 L2 T-3 एम्पियर इनवर्स, ये आपका जो है ना वोल्टेज का आ गया भैया, ठीक है ना। तो अब वोल्टेज का आ गया, तो इसके अंदर क्या होएगा आपको, देखिए आपको निकालना है एल सी का, ठीक है ना। सी का क्या था आपका, चार्ज अपॉन वोल्टेज था, चार्ज को एम्पियर इंटू टाइम में वोल्टेज का क्या आया था, M1, ठीक है ना, L2 T-3 A-1, ये आया था ना। तो यहाँ से देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है और क्या ऐड हो रहा है, तो ये हो गया आपका M-1 L-2 T⁴ और एम्पियर का स्क्वेयर भाई, ठीक है ना। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया भाई कैपेसिटेंस का, ठीक है ना। कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला M-1 L-2 T⁴ A⁴2। तो इसके अंदर देखिएगा आप, इसके अंदर क्या हो जाएगा, एल का डायमेंशन और इसके डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम बचेगा इसके अंदर, ठीक है ना। सोल्व कर लेना, मैंने निकाल के दिखा दिया, आप सोल्व कर लेना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू एन एसी सोर्सेज। कहता है फेज डिफरेंस पूछा है करंट और पोटेंशियल ड्रॉप में, जब एसी सर्किट में हम रजिस्टर को जोड़ देते हैं, अकेला रजिस्टेंस है यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया अगर अकेला रजिस्टेंस है तो क्या होगा, देयर इज नो फेज डिफरेंस, फाई की वैल्यू 0, ठीक है ना, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, साथ साथ चलते हैं वोल्टेज और करंट। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का लिखना भाई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है फॉर्मूला, B इंटू ए, बट डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है तो B का मुझे याद नहीं है, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ F डिवाइड बाई Q इंटू V इंटू ए, तो यानी फोर्स का निकालिएगा, एरिया से मल्टीप्लाई करना है, चार्ज और वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा, फ्लक्स, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना, फोर्स का, यानी M1 L1 T-2, ठीक है। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना एरिया के डायमेंशन से, तो यानी एल का स्क्वायर भाई, डिवाइड कर देना है चार्ज के डायमेंशन से और किससे, वेलोसिटी के डायमेंशन से, L T-1। तो क्या कैंसिल हो रहा है, जो यहाँ T से T कैंसिल आउट हो रहा है, L से एक L कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या बचेगा आपके पास, M1 L2 T-2 A-1, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे बचेगा M1 L2 T-, ठीक है ना, T-2 A-1। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, M1 L2 T-2 और A-1 मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखो, इज मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। हरियाणा बोर्ड 2013 का क्वेश्चन है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर, तो वही स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये कैसी क्वांटिटी आ जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। कहता है एडी करंट की कोई 2 एप्लीकेशन लिखनी है। तो पहली एप्लीकेशन है भाई इंडक्टेंस फर्नेंस, यानी जो आप क्या करते हैं, टेम्परेचर देने के लिए जो इंडक्शन फर्नेंस होते हैं, इंडक्शन फर्नेंस, उसमें एडी करंट का यूज किया जाता है मेटल को पिघलाने के लिए, ठीक है ना, इंडक्शन फर्नेंस। तो ठीक है, मेटल को हाई टेम्परेचर पर पिघलाने के लिए इसका हम क्या करते हैं, मैं इसमें फर्नेंसेज में हम इसका यूज करते हैं। दूसरा कहाँ यूज करते हैं, डेड बिट गैल्वेनोमीटर। तो डेड बिट जो गैल्वेनोमीटर होते हैं, ठीक है, उसमें हम इसका यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, और जो ट्रेन होती है हमारी, उसमें इलेक्ट्रिक जो ब्रेक्स होती हैं, ठीक है, तो ब्रेक्स के लिए हम यूज करते हैं, ट्रेन के अंदर यूज करते हैं। हमारे जो घरों में पहले मीटर आते थे, ओल्ड मीटर, यानी अब तो नहीं है, अब तो डिजिटल है, पहले आते थे, उसमें मीटर में हम इसका यूज करते हैं एडी करंट का, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी यूजेज है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ।
तो डायमेंशन पूछा है, आर और सी की अगर गुणा कर दे, यानी रेजिस्टेंस के डायमेंशन और कैपेसिटेंस के डायमेंशन की गुणा कर दे, तो किसके डायमेंशन बचेंगे? तो इसके डायमेंशन बचेंगे टाइम के। तो इसमें ए का तो आंसर है टाइम, ठीक है ना, टाइम के डायमेंशन बचेंगे। अब कहता है आर डिवाइड बाई एल, अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो क्या होगा, ये टाइम के इनवर्स आएंगे। टाइम का क्या आएगा? इनवर्स डायमेंशन आएगा आपका, ठीक है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा। कैन द ट्रांसफॉर्मर कॉन्ट्राडिक्ट द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन? तो इसमें कहता है क्या ट्रांसफॉर्मर एनर्जी का जो कंजर्वेशन का नियम है, क्या उसको वोलेट करता है, तोड़ता है? तो इसका आंसर आ जाएगा नहीं, ठीक है ना, वो वोलेट नहीं करता है, ठीक है। अभी तक ऐसा कोई पाया नहीं गया हमें जो एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को वोलेट हो रहा हो जहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हरियाणा बोर्ड 2010 का क्वेश्चन था, इसका आंसर आ जाएगा नहीं। डज ए ट्रांसफॉर्मर चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट? क्या फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है ट्रांसफॉर्मर? नहीं। तो देखिए फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है वो चेंज करता है वोल्टेज को। किसको चेंज करेगा? वोल्टेज या करंट को, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा नो। तो ये 2013 का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका 4th यूनिट के जो एमसीक्यूज आए थे अभी तक, या फिर 1 मार्क्स के जो शॉर्ट आंसर टाइप आए हैं 1 वर्ड वाले, तो ये मैंने आपको सोल्व करवाए हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, जो है अगली यूनिट के क्वेश्चंस लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा 5th यूनिट के, ठीक है ना। तो कंप्लीट जो है 9 यूनिट के मैं आपको प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करवाऊंगा सॉल्यूशंस, और एमसीक्यू में प्रोवाइड करवा ही चुका हूँ आपको नोट्स, जो पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको जो है 9 के 9 यूनिट जो है आपके एमसीक्यू सोल्व करवा दिए हैं, ढेर सारे एमसीक्यूज हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।